हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं रोलिंग मोशन की। रोलिंग मोशन में क्या होता है कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन की कॉम्बिनेशन होती है। अब इसमें एक बात आती है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में क्या होती है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास r इंटू ओमेगा होती है, यानी ट्रांसलेशनल मोशन भी r इंटू ओमेगा होगा और रोटेशनल मोशन भी r इंटू ओमेगा होगा। क्लियर है बात यहाँ पर? तो प्योर रोलिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो जहाँ पे वो कांटेक्ट में है ना, उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। यानी जब दो पॉइंट कांटेक्ट में आती है तो उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो गई। क्लियर? तो सिंपली हम यहाँ पर अगर फार्मूला की बात करें तो सिंपली आप फार्मूला में ऐसा लिख सकते हैं कि रोलिंग वेलोसिटी इक्वल टू ट्रांसलेशनल वेलोसिटी प्लस रोटेशनल वेलोसिटी। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। वैसे ही आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं रोलिंग के लिए, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस ड्यू टू रोटेशनल मोशन। सिंपली आप कर सकते हैं, मतलब कि उसमें दोनों वेलोसिटी को आप ऐड कर सकते हैं। अगर फार्मूला लिखने की बात करें तो मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम बना रखा है आपको, और डायग्राम बनाने में एक में दिखाया है, ये हो गया क्या, ये प्योर ट्रांसलेशनल हो गया, इसमें ओमेगा है ही नहीं तो ये प्योर ट्रांसलेशनल हो गया। इसमें VCM जीरो है तो ये प्योर रोटेशनल हो गया। प्योर ट्रांसलेशनल प्लस प्योर रोटेशनल इक्वल टू प्योर रोलिंग। अब इसको दोनों को जोड़ दिया तो इसमें VCM भी है इधर और ओमेगा भी है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये घूम भी रहा है और इसका सेंटर भी चल रहा है, जैसे कि साइकिल का व्हील है ना। जिसके कोई कार है उसकी व्हील जो चलती है उसका सेंटर ऑफ मास भी चलता है और उसके ओमेगा भी घूमता है ना। ऐसी बात कर दी मैंने। तो यहीं पर देखिए, ये कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? जीरो है। यानी VCM कहाँ है? इधर है। R ओमेगा किधर है? इधर है। सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे कि V बराबर जो आप लिखते हैं R ओमेगा, वो अलोंग द क्या होती है? टेंजेंट होती है और उसकी डायरेक्शन किधर होती है? जिधर रोटेट करती है उसी की तरफ होती है। तो यहाँ पर हो गया आपको VCM जीरो, VCM माइनस R ओमेगा जीरो, और ये मैंने फार्मूला ऐसा लिखा। अब इसकी एक जनरल फार्मूला लिखा मैंने, V नेट इक्वल टू VCM का स्क्वायर प्लस R ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 VCM R ओमेगा कॉस थीटा। ओके, VCM इक्वल टू R ओमेगा प्योर रोलिंग, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, मतलब VCM की जगह पर R ओमेगा, अब पहले से R ओमेगा है नहीं है तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2R ओमेगा कॉस थीटा बटे 2। और थीटा क्या है भाई? यहाँ देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पार्टिकल गई है रोल करते हुए तो ये थीटा हो गया। तो VCM सीधा R ओमेगा अलोंग द टेंजेंट, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो नेट आ गया ऐसे। तो दो इक्वल वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट ऐसा लिखते होंगे आप, वेक्टर में ऐसा पढ़े होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं, इसमें हमने एंगुलर मोमेंटम की बात लास्ट क्लास में मैंने कर लिया था। एंगुलर मोमेंटम की बात हमने लास्ट क्लास में किया था। अब मैं करने जो जा रहा हूं, वेलोसिटी भी लिख लिया था मैंने। क्लियर है? मैंने इंक्लाइन प्लेन पर वेलोसिटी की बात किया था। अब मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन, बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन। क्लियर? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे थीटा है ये, ओके, और यहां पर एक कोई बॉडी इस तरह से क्या कर रही है? रोल कर रही है। तो ये हो गया अल्फा, ये क्या हो गया? mg साइन थीटा, ये क्या लग गया? इधर फ्रिक्शन, इधर क्या लगा बच्चों? नॉर्मल, इधर क्या लग गया? mg cos थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका ACM किधर होगा? इधर होगा ACM। तो क्या लिखेंगे हम? mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू m ACM। इसको क्या लिखेंगे? mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई?
यहाँ पर लिखने जो जा रहे हैं देखिएगा, ये रेडियस r है और इसके अलोंग क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये रोटेट करेगा, यानी टाउ बराबर क्या लिखेंगे, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम ए सी एम। समझ में आया? टाउ बराबर क्या लिखते हैं, आई इंटू अल्फा लिखते हैं, क्लियर है? या ऐसे लिखते हैं, ए फ्रिक्शन फोर्स है ना, तो इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे एक लाइन और लिख देते हैं, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यानी टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, और टाउ बराबर क्या लिख देंगे, एफ इंटू आर, तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू लिखेंगे बच्चों, एफ इज इक्वल टू आई अल्फा डिवाइडेड बटे कितना, आर। कोई डाउट नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाते हैं तो इसको लिखेंगे आई अल्फा डिवाइडेड बटे आर प्लस एम ए सी एम। तो ए सी एम इज इक्वल टू होती है आर इंटू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगी क्या, ए सी एम बटे आर। अब इस अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, मतलब कि अल्फा हो गया, तो ये हो गया आई ए सी एम, अब पहले से एक आर है और ये आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एम ए सी एम। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए सी एम को कॉमन लेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और मैं फार्मूला लिख दूंगा कुछ ऐसा। अब फार्मूला लिख देंगे ऐसे, एम जी साइन थीटा इक्वल टू ए सी एम और आई डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर प्लस एम, ऐसे लिखेंगे। ओके, तो ए सी एम इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा और डिवाइडेड बटे आई आर स्क्वायर प्लस एम, इस तरह से लिख सकते हैं ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब क्या है कि जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ऑफ मास क्या होगा, कम होगा। अब देखिए इसी में लिख रहे हैं कि नाउ टाइम टेकन ऑफ रिजिड बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो क्या लिखेंगे, VCM इज इक्वल टू SCM, VCM प्लस UCM प्लस ACM इंटू T। तो UCM कितना हो गया, UCM हो गया 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, VCM इक्वल टू 0 प्लस ACM इंटू T, तो T इज इक्वल टू VCM डिवाइडेड बटे कितना, ACM। तो आपको यहाँ पर VCM भी पता है और ACM भी पता है, तो आप आसानी से टाइम को निकाल सकते हैं। VCM का फार्मूला मैंने लिख दिया और ACM का फार्मूला मैंने लिख दिया, तो कौन कितने समय में सरफेस पर आ जाएगा इसकी बात हम लोग किए। अब जो हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। रोलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो भाई, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी और ऐसे रोल कर रही है ना, इसका VCM आगे जा रही है, तो ये रोल कैसे कर रही है, क्यों रोल कर रही है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं है, तो ये फ्रिक्शन के चलते रोल कर रही है। याद रखिएगा, ये फ्रिक्शन है, ऐसे फ्रिक्शन लग रहा है, ये रेडियस r है, 90 डिग्री है, तो इस पर टॉर्क लग रहा है ना। जैसे मान लीजिए
कि आप मैट है, मैट जिसको चटाई बोलेंगे ना, इसको क्या कर लपेट देते हैं और इसको ऐसे खींचते हैं तो क्या करेगा, ऐसे से रोल करते हुए भागता है। आप देखे होंगे सेम उसी तरह से है। द फ्रिक्शन फोर्स इसमें इधर है, नो एक्सटर्नल टॉर्क है। अब यहाँ पर देखिए भाई, अब ये वाली बात आ गई। तो अब इसमें क्या है कि एक फोर्स इधर लगा रहे हैं तो क्या करेगा, ये घूमना चाहेगा, इधर घूमना चाहेगा तो इस पॉइंट को पता चलेगा कि ये जो पॉइंट है ये भागना चाहती है इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा, इधर। नहीं समझे? तो इसका सेंटर ऑफ मास भी भागने लगेगा इधर, क्योंकि इसमें इधर एक टॉर्क, एक इधर टॉर्क। तो ये वाला टॉर्क क्या है, ज़्यादा है, और ये वाला क्या है, कम है। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। मान ली कोई इंक्लाइन प्लेन है भाई, ये थीटा, और इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी इस तरह से रोल कर रही है, ऐसे रोल कर रही है। तो इसका mg कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है। और ये mg क्या कर रहा है, उसको सीधे खींच रहा है, टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। mg जब सेंटर से लग रहा है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो तो सीधे खींच लेगा, है ना। तो इसमें घूम रहा है तो जाहिर सी बात है कि टॉर्क लगता है, क्योंकि टॉर्क का काम क्या है, किसी बॉडी को घुमाना, घुमाने का काम जो करता है वो कौन करता है, टॉर्क करता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा तभी ये घूम रहा होगा। नहीं समझे? फ्रिक्शन फोर्स। अब मान लीजिए कोई ऐसा बॉडी है, ऐसे ऐसे कोई बॉडी है, और इसमें है कि ये चल रहा है किधर, ये इधर ऐसे घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लाएगा, इधर लाएगा, तभी नहीं चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन। अब बात आती है क्या, बायसाइकिल। बायसाइकिल में अगर आप फ्रिक्शन फोर्स की बात करें कितना होना चाहिए, तो हम ऐसे लिखते हैं, जरा देखिएगा, बायसाइकिल। बायसाइकिल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका, इस तरह से हो गया, ये इसमें स्पोक ऐसे लगा हुआ है, और इस तरह से ये एक व्हील हो गया, ठीक है। उसी तरह से एक और व्हील यहाँ पर ले लेते हैं, और इसमें इस तरह से अपना रहता है, जो भी यहाँ नहीं रहता है ना, ऐसे सीधी रहता है, ठीक। और इसको क्या करते हैं, स्टैंड और ऐसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, है ना, इस तरह से मान लीजिए, सपोज दैट ऐसा है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा रहता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसमें क्या रहता है, इस तरह से कनेक्टेड रहता है, बड़ा सा रहता है, कनेक्टेड रहता है, इसमें कनेक्ट नहीं रहता है। तो जब इस पर आप इस तरह से पैडल पर जब फोर्स लगाइएगा, जब इसको ऐसे घुमाइएगा, तो पैडल लगा रहे हैं, तो जब पैडल लगा रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये चेन क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा, तो ऐसे घुमाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, आगे। समझा? समझ में आ रही है बात आपको? तो एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि अगर हम पैडल लगाते हैं तो आप सोचो खुद, इस पर एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा, और वो एक्सटर्नल टॉर्क क्या करेगा, चाहेगा इसको हम ऐसे घुमा लें, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो जैसे जैसे घुमाने की कोशिश करेगा तो इस पॉइंट को पता चलेगा, जो ग्राउंड में कॉन्टैक्ट है उस सरफेस को ये पता चलेगा कि ये पॉइंट भाग रही इधर, इसकी टेंडेंसी भागने की इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा पीछे, क्लियर, आगे, सॉरी आगे फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। इसमें फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा, पीछे, क्योंकि बेचारा ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा तभी तो ये ऐसे भागेगा। क्लियर है बात? तो जब पैडल अप्लाई करते हैं, व्हेन पैडल अप्लाइड, जब पैडल अप्लाइड करेंगे तो फ्रंट में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन पीछे, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है ना, रियर व्हील में फ्रिक्शन फोर्स आगे, कोई डाउट? और जब पैडल नहीं अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, व्हेन पैडल नॉट अप्लाइड, व्हेन पैडल नॉट अप्लाइड, जब पैडल को नहीं अप्लाई करेंगे तब क्या होगा भाई, व्हेन पैडल नॉट अप्लाइड, तो यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा, जीरो हो गया। लेकिन बेचारी घूम तो ऐसे ही रही है, जा आगे रही है, पीछे तो नहीं जाएगी ना। जब आप पैडल नहीं लगाइएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी पीछे भागेगी, वो तो आगे ही चलेगी भाई साइकिल। ओके, तो इसमें क्या है कि यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स पीछे, फ्रंट में फ्रिक्शन फोर्स पीछे है, और रियर व्हील में फ्रिक्शन फोर्स भी कहाँ है, पीछे है। इसीलिए कुछ देर के बाद बाईसाइकिल क्या कर जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि दोनों केसेस में फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे लग रहा है। क्लियर बात भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब एक सवाल आता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर प्योर रोलिंग। देखिएगा क्या लिख रहा हूं भाई, नॉट मैक्सिमम,
मिनिमम वैल्यूज ऑफ म्यू फॉर प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन कितना वैल्यू होनी चाहिए। सवाल ये है कि कितना वैल्यूज होनी चाहिए ताकि ये प्योर क्या करे, रोल करे। जैसे मान लीजिए ऐसे, ये हो गया थीटा, इस पे ये रोल कर रहा है। तो सवाल ये है कि कितना वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया था सारे कंडीशन कि इधर mg होगा, साइन थीटा होगा, और इधर क्या होगा बच्चों, इधर mg cos थीटा होगा, नॉर्मल होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू MACM। ठीक है, दूसरा कि mg साइन थीटा माइनस F इंटू आर बराबर MACM। यहाँ पर होगा क्या, mg साइन थीटा माइनस F इंटू आर। तो यहाँ पर देखिए F इंटू आर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर F इंटू आर नहीं होगा, ठीक है, F इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, आई और अल्फा। इसको ऐसे लिखते हैं F इज इक्वल टू आई ACM डिवाइडेड बाई कितना, आर का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, तो ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं mg साइन थीटा माइनस आई ACM और डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर और इज इक्वल टू MACM। तो मुझे मिल गया क्या है, ACM इज इक्वल टू mg साइन थीटा डिवाइडेड बटे m प्लस ICM, सॉरी आई डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। ये मिला, ये हमने पहले भी कैलकुलेट कर चुका हूँ। मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर फ्रिक्शन चाहिए मुझे। तो देखिए यहीं पर पुट करते हैं, फिर नाउ यहीं से कंटिन्यू करते हैं ना, यहाँ से कंटिन्यू। नाउ यहाँ पर लिखेंगे, नाउ यहाँ पर लिखते हैं क्या, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू आई ACM डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। दिस इज द ACM। तो ACM को वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, और देखिए क्या मिलता है आपको, म्यू mg cos थीटा, n का वैल्यू mg cos थीटा हो जाएगा, और ACM, तो ACM इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर mg साइन थीटा डिवाइडेड बटे m प्लस आई डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। दिस इज ACM डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर, डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। दिस इज आर स्क्वायर। क्लियर? नो, mg, तो म्यू इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों tan थीटा, दिस इज tan थीटा, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो mr स्क्वायर प्लस आई। यही वैल्यूज है, ओके, ये वैल्यूज है म्यू का वैल्यू। अगर मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या कर देते हैं 45, और डिस्क ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, डिस्क, तो उसका आई जानते हैं ये कितना होगा, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो यहाँ पर म्यू का जो वैल्यू आने वाला है वो कैसा आएगा, tan 45 डिवाइडेड बटे mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये tan 45 और mr स्क्वायर, ये हो गया आपका आई हो गया कितना, mr स्क्वायर। यहाँ पर एक पॉइंट छूट रहा है, देखिए यहाँ पर गलती ये हो गया है कि ऊपर में भी क्या है, आई है ना, ये थोड़ा सा छूट रहा है, देखो भाई आई है ना, एफ यहाँ पर लिखे हैं ना, तो यहाँ पर ACM तो लिखे हैं, आई भूल रहे हैं हम लोग, आई है ना। तो अब यहाँ पर आई का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो mr स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये क्या मिलता है, सोल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी 1/3 मिलेगा, म्यू का वैल्यू 1/3। ओके,
तो ये रहा रोटेशनल मोशन की फार्मूला, इसको आप मेमोरी में रखेंगे और इसको याद करने के बाद आप खुद लिखेंगे, ओके। तो आपका दिमाग और डेवलप करेगा और इसमें प्रोग्रेस होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक